जय हिंद। देश की विजय का ये उद्घोष सुनते ही हर भारतीय के मन में एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार होता है और साथ ही साथ जन्म लेती है एक छवि जो होती है देश के उन वीर सैनिकों की जो कि हर कठिन परिस्थितियों में देश के लिए कार्य करते हैं। उनके लिए उनका देश ही उनका पहला परिवार होता है। आज कार्यक्रम में हमारे साथ है सूबेदार मेजर जीवन राम जी। आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सूबेदार जीवन राम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर आपकी जो शिक्षा दीक्षा है वो कहाँ पर हुई? मेरी शिक्षा अर्की स्कूल हिमाचल में हुई और मेरे माता पिता उस टाइम खेतीबाड़ी का काम करते थे और ये हमारा परिवार एक बहुत ही गरीब, छोटा सा गरीब परिवार हुआ करता था। मेरे 2 बेटे 3 बेटियां हैं और मेरे 2 भाई 3 बहनें थी। सबसे बड़ा मैं ही था। घर की जिम्मेदारी करने के लिए, घर का काम चलाने के लिए बड़ी मुश्किल थी। 1960 में चाइना का राष्ट्रपति भारत में आया और उस टाइम मैं अर्की स्कूल में पढ़ा करता था। उस टाइम हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। हमारी भारत की व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी उस टाइम। उन्होंने वो सारी चीज़ देखकर 1962 में हमारे भारत के ऊपर हमला कर दिया। उस टाइम मेरे मन में देश सेवा करने की भावना पैदा हुई और मेरी आयु उस टाइम 17 साल की थी जी। मार्च 1962 में शिमला से भर्ती करने के लिए एक टीम अर्की आई। हमारे 2 जवान भर्ती के लिए चल पड़े और मुझे भी साथ ले गए। अर्की गए, वो दोनों जवान भर्ती हो गए। तो भर्ती ऑफिसर जो था, मैं साइड में खड़ा हुआ था, उसने मुझे बुलाया कि बेटे आपने भी भर्ती होना है। मैं कहा हाँ, मेरे भी देश सेवा करने की भावना है अगर मैं भर्ती हो सकूँ। तो उसने मुझे बुलाया और मेरा हाइट वेट देखा। उस टाइम ग्राउंड वगैरह नहीं हुआ करते थे। तो मेरे हाइट 5 फुट 8 इंच थी और वेट 60 kg था। तो उन्होंने मुझे भर्ती कर दिया गया कि आप भर्ती हो गए। तो उन्होंने हमसे पूछा कि आप घर जाना चाहते। तो हमने इनकार कर दिया कि अगर हम घर में गए तो हमें घर वाले नहीं छोड़ेंगे, इसलिए हमें आज ही आपके साथ जाना है। तो हमें शिमला ले आए। हमारे पास कोई पैसा नहीं था, तो उन्होंने हमें 100 रुपये दिया, एक कंबल दिया, रेलवे वारंट दिया और रेलवे स्टेशन में लेकर ट्रेन में बिठा दिया। वो 2 जवान थे, वो डोगरा रेजिमेंट में भर्ती किए गए और मुझे गार्ड्स में भर्ती कर दिया गया। और हम ट्रेन में बैठकर वो तो मैट में उतर गए और मैं सीधा कोटा राजस्थान में चला गया जी। ट्रेनिंग 9 महीने की ट्रेनिंग किया। उस टाइम बहुत हार्ड ट्रेनिंग हुआ करती थी। ट्रेनिंग किया, उसके बाद मुझे 6 गार्ड में
पोस्टिंग कर दिया गया। 6 गार्ड दिल्ली में हुआ करती थी। 1-2 साल दिल्ली में रहे, उसके बाद वो साउथ की पलटन हो गई और मुझे 8th गार्ड में पोस्टिंग कर दिया गया। 2 साल हांसी मारा में, 2 साल उधर रहे। उसके बाद वो मध्य प्रदेश की यूनिट बन गई और मुझे 10 गार्ड में पोस्टिंग कर दिया गया। 10 गार्ड में पोस्टिंग करने के बाद 1965 में 10 गार्ड फाजिलका में चली गई, जबकि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। फाजिलका में काफ़ी बम्बारमेंट हुआ, लड़ाई हुई, लेकिन वो लड़ाई कुछ ही दिन चली और उसके बाद हमारी पलटन जो है सिक्किम के लिए पोस्टिंग कर दी गई। जी, सूबेदार वर्मा, जिस तरह से हम देखते हैं कि जिस समय में आप काम करते थे और आज जो समय चल रहा है, तो सरहदों पर किस तरह की चुनौतियां देखने को मिलती थी आपके समय में और आज के समय में? आप क्या अंतर पाते हैं इन दोनों में? हमारे टाइम पर बहुत ही गरीबी हुआ करती थी, घर चलाना बड़ा मुश्किल हुआ करता था। आज के टाइम पर वो चीज़ नहीं है। आजकल पूरी सुविधा है, उस टाइम कोई सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। ना रोड हुआ करते थे, ना ही बसें चलती थी और हमें बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता था। लेकिन आजकल सारी फैसिलिटी है। एक युवा जीवन राम और आज के जो युवा हैं, उनमें आप क्या अंतर पाते हैं? उसमें अंतर ऐसा है कि पहले के युवा जो थे वो गरीबी में रहते थे, उनको बहुत स्ट्रगल करना, वो बहुत हार्ड वर्क करते थे और हेल्थी भी होते थे। आजकल के जो युवा है वो इतना स्ट्रगल नहीं करते, इसलिए उनका हेल्थी भी नहीं इतने होते। जी, सूबेदार वर्मा, एक जो सैनिक होता है उसका जीवन जो होता है वो बहुत कठिनाइयों से भरा होता है, आप ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे में जो उसका परिवार होता है उसका सहयोग उसके लिए कितना ज़रूरी है? आर्मी में जाने से पहले हर युवा को ये सोचना है कि क्या मेरा परिवार चल सकता है या मेरे माँ बाप है उनके ऊपर इतना बोझ ना पड़े। तो माँ बाप की भी इजाज़त होनी चाहिए, वो भी खुश होने चाहिए कि ठीक है बेटा आप आर्मी में जाओ। और आर्मी में जाने के बाद फिर पीछे का ध्यान रखना नहीं चाहिए जी। उस टाइम लगन वही होनी चाहिए कि हमने हमारी जो ड्यूटी मिलती है हमें उसको पूरा करना है। जी, सूबेदार वर्मा, आपके परिवार के बारे में, आपकी पृष्ठभूमि के बारे में हम और हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपका जो परिवार है वो क्या कार्य करता है और आपके परिवार में कौन कौन है? हमारे परिवार में हमारे माता पिता हुआ करते थे पहले, लेकिन अभी एक्सपायर हो गए हैं। हमारे 2 भाई है, एक मेरे से छोटे हैं, एक का पीछे ही स्वर्गवास हो गया जी। और 3 बहनें हैं, 2 मेरे बेटे हैं, 3 मेरी लड़की हैं। जी, सूबेदार वर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे, अभी आपने बात की कि जो इसमें रेजिमेंट्स होती हैं, आर्मी में अलग अलग रेजिमेंट्स होती है, आपने भी एक रेजिमेंट में वर्क किया है। ये जो रेजिमेंट होते हैं इनके कार्य क्षेत्र क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। आर्मी के अंदर काम चलाने के लिए, लड़ाई के लिए अलग अलग रेजिमेंट इसलिए होती है। एक इन्फेंट्री में पैदल सेना होती है इन्फेंट्री, एक आर्मड होती है जिनके अंदर टैंक होते हैं, एक आर्टिलरी होती है जिनके अंदर गन्ने होती है, एक सिग्नल प्लाटून होती है जिनका कॉम्बिनेशन करना होता है। इसलिए हर एक जो भी
इन्फेंट्री बटालियन होती है, उनका अलग अलग काम होता है। एक एयरफोर्स होते हैं, उनका फाइटर का काम होता है, पायलट का काम जहाज चलाना होता है। जी एक नेवी होती है, वो समुद्र के बीच में रहती है। जी। जिस तरह से हमने अपने दर्शकों को पहले भी बताया कि आपने 1965 का जो युद्ध था उसमें भी भाग लिया, तो कैसे हालात थे उस समय, वो आपसे जानना चाहेंगे। 1965 में हमारे पास इतने इंस्ट्रूमेंट नहीं हुआ करते थे, ना ही हथियार होते थे इतने, और फैसिलिटी भी बहुत ही कम हुआ करती थी। मार्क 3 राइफल हुआ करती थी, जो कि बड़ी मुश्किल से चलती थी। जी और आजकल के जो इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत भारी है, हर एक चीज़ मिलती है, जवानों के लिए पूरी फैसिलिटी है। पहले इतनी फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी। जी। 1971 का जो युद्ध था उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगी कि उस युद्ध में आपने कैसे भाग लिया, कैसी कैसी परिस्थितियां रही और किस तरह से जो आपने विजय की ओर आप बढ़े। 1971 में हम सागर धरना मध्य प्रदेश में थे। जी हमारे फैमिली भी साथ थी। तो हमें एकदम अचानक हुक्म मिला कि अपने फैमिली को घर में छोड़ो और लड़ाई लगने वाली है। तो पहले तो ये किया गया कि एक ही आदमी जाएगा, जो इनको दिल्ली में छोड़ेगा और ये अपने घर में चले जाएगी। तो हमने इनकार कर दिया कि हमारी जो फैमिली है वो नहीं अकेली जा सकती, हमें छुट्टी दी जाए कुछ। तो हमें 3 दिन की छुट्टी दी गई और 3 दिन के अंदर बोलो अपने घर में छोड़ो फैमिली को और 14 दिन इधर हाजिरी में दो। तो हमने कैसे भी कहीं बस में बैठकर, कहीं ट्रेन में बैठकर अपनी फैमिली को घर में छोड़ा। और जिस बस में मैं घर फैमिली गया था, उसी बस में बूट भी नहीं खोले, हमने घर में रोटी खड़े खड़े खाई। मदर ने जो रोटी दी वो खाई और उसी टाइम चौथे दिन हमें ड्यूटी ज्वाइन कर ली। और 5वें दिन हमें उधर से मूव करना गुरदासपुर के लिए। गुरदासपुर में हमने मोर्चे खुदाई की। जब शाम को 7 बजे तो पाकिस्तान ने पठानकोट के ऊपर एयर अटैक कर दिया। तो हमें ऑर्डर मिला कि मोर्चे बंद करो और इधर से 1 घंटे के अंदर मूव होना है। हमारे जो कुक थे उनको ऑर्डर दिया गया कि थोड़े खुरमुले बनाओ और 100-200 ग्राम जवानों को दो और इधर से मूव होना है। तो उस टाइम वो खुरमुरे हमारे को दिए गए थोड़े थोड़े और हमने उधर से मूव किया। रावी नदी को पार किया रात को। सुबह के टाइम पर रावी नदी को पार करने के बाद हमने डिफेंस खोदा आगे और उसके बाद वो पाकिस्तान के जो फाइटर थे वो हरकत नहीं करने देते थे, जहाँ ही वो एक एयर अटैक कर देते थे। तो हम मोर्चे में रहे सारे दिन। रात को फिर हमने उधर से मूव किया। पाकिस्तान के साफ और भंगू में एक छोटा सा कस्बा था, उसको हमने उधर उनकी आर्मी थी, उनके साथ फाइट हुई हमारी और उनको उधर हमने उसको कैप्चर किया। उसके बाद हम उधर से आगे बढ़े। दिन में कोई हरकत नहीं हुआ करती थी, रात को मूव होता था। रात को फिर मूव किया और नैनाकोट में पहुंचे। नैनाकोट एक बहुत बड़ा शहर था, उधर में बहुत फाइटिंग हुई हमारी। इतनी बम्बारमेंट हुआ कि उस टाइम जो लोग थे सिविलियन, उनको उन्होंने नहीं निकलने दिया। उधर की इधर हिंदुस्तान की कोई आर्मी नहीं आई। लेकिन जब हमारे आर्टी का फायर उनके ऊपर पड़ा तो तब बोला उनको कि निकलो इधर। तो हमने उधर देखा, जब हमने उस जगह को कैप्चर किया तो बहुत बुरा हाल था उस टाइम जी। लोगों की रोटी तवे के ऊपर थी,
दुकानें बिल्कुल सजी हुई थी, कोई सामान नहीं ले सके। हमें ऑर्डर मिला हुआ था कि जो आपके पास खुरमले दिए गए उससे गुजारा करेंगे, लेकिन कोई सामान नहीं उठाएंगे, ना कोई खाने की चीज़ उठाएंगे ऐसे। और रात भर टैंकों की लड़ाई होती रही। पूरे उनके टैंक भी फायर करते थे, हमारे टैंक भी फायर करते थे, चलता रहा। सुबह जब 4 बजे तो टैंक की भीड़ तो हो गई, उनके 2-4 टैंक थे वो हमने कब्जे कर दिया और हमने उनके ऊपर धावा बोल दिया। वो उधर से कैजुअल्टी काफ़ी हुई उनकी और भाग गए उधर से। सूबेदार वर्मा जी, क्या ऐसा होता है कभी कि जिस तरह की आपने लड़ाई की बात करें कि आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या कभी ऐसा होता है कि भूख और थकान से आपके उत्साह में कमी आ जाती हो? उस टाइम हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि हमने दुश्मन के साथ लड़ाई करनी है। ना हमारा खाने का ध्यान रहता है इतना, क्योंकि खाने के लिए पीछे से गाड़ियाँ नहीं आने देते थे, एयर स्ट्राइक कर देते थे जी। और गाड़ियों को तबाह कर देते थे। तो इसलिए हम उस तरफ को ध्यान नहीं देता। हमारा एक लक्ष्य होता था कि जो हमें टास्क दिया है उसको हमने पूरा करना है। जी। सूबेदार वर्मा, आपने 1985 में जो है आप श्रीलंका भी गए, वहाँ पर भी आपने जो है पड़ोसी देश में जाकर भी सेवाएं दी। तो आप खुद जो है एक बहुत ही ठंडे प्रदेश से आते हैं और श्रीलंका जो है वो बहुत ही एक गर्म जगह है, तो आपने खुद को कैसे उस वातावरण में खुद को ढाला और साथ ही जो अपना कार्य है वो पूरा किया? हम ठंडे इलाके में भी रहे, सिक्किम में भी रहे, ठंडे इलाके में भी रहे, और नागपुर महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी। हमने उधर भी अपना टाइम जैसे कि इलाका होता था हम उसी के मुताबिक ढल जाते थे। जी। सिक्किम की आपने बात की, तो सिक्किम में किस तरह की परिस्थितियां आपने देखी? सिक्किम में जब हम गए थे तो उस टाइम हमने बहुत परेशानी उठाई उधर। जी। ना तो उधर रोड थे, ना ही ऑक्सीजन थी, क्लाइमेट बहुत ही ठंडा रहता था। जी। हमारे ना हमें इतना क्लोथिंग तो उस टाइम मिलता था, चमड़े के बूट मिलते थे और हमारा शरीर बिल्कुल ठंडा हो जाता था, क्लोथिंग भी नहीं हुआ करता था। जी। तो उधर महीने में एक बार 15:65 पर हमारी पेट्रोलिंग जाती थी, जो कि चाइना की हरकत को नोट करती थी। 7 दिन हम उधर रहते थे, 7 दिन उधर ही पका पकाया हमें परांठे वगैरह वो गर्म करने थे, वो नहीं गर्म होते थे, ठंडी खाने पड़ते थे। ऐसे सब्जी वगैरह जो होती थी डब्बों में वो उसको ऐसे करना है। 7 दिन में उधर बिबक में रहना। उधर इतना तूफान चलता था, जब हम उधर गए तो रस्से से हम ऊपर चढ़ते थे और 7 दिन के जब हम रस्से से उतरते और 7 दिन के बाद अंदर यूनिट में आते तो हमें ये पता नहीं लगता था कि ये आदमी है कौन। उसका चेहरा बिल्कुल काला पड़ जाता था, तो बड़ा ही स्ट्रगल करना पड़ता था। ऑक्सीजन नहीं हुआ करती, रात को जब सांस बंद हो जाता था तो बाहर उठना पड़ता था। जी। सूबेदार वर्मा जी, जिस तरह से हम देखते हैं कि आर्मी में जो है फिटनेस का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है, आप खुद इस समय में रिटायर होने के बाद भी इतने फिट हैं, तो जो युवा जो आर्मी में आना चाहते हैं, आप उनको फिट रहने के लिए क्या कहना चाहेंगे? आर्मी में फिट होने के लिए सबसे पहले तो हमें कुछ स्ट्रगल घर में करना पड़ेगा। जी। सुबह के टाइम पर 4 बजे उठना पड़ेगा, 2 किलोमीटर की दौड़ लगानी पड़ेगी, और उसके बाद अगर हो सके तो रस्सा 2 दरख्तों में रस्सा बांधकर उसकी ट्राई करनी पड़ेगी। जी। चढ़ना उतरना पड़ेगा उसमें, और हाई जंप, लॉन्ग जंप, इनकी ट्राई करनी, तब हम फिटनेस से होंगे, अदरवाइज हम फिट नहीं होंगे, निकाल दिए जाएंगे भर्ती। सूबेदार वर्मा, जिस तरह से आपने सेना में इतने समय कार्य किया, तो आप अनुशासन को सेना में कहाँ देखते हैं और एक नए सैनिक के लिए अनुशासन का क्या महत्व है? आर्मी के अंदर अनुशासन का होना बहुत ही ज़रूरी है।
अगर अनुशासन नहीं होगा तो पक्की गोली के सामने कौन जाएगा। अनुशासन हुक्म जो दिया जाएगा पहला उस हुक्म को माने। अगर गलत हुक्म भी दिया है तभी उसको माने। हुक्म मानने के बाद वो कार्य पूरा करने के बाद फिर आप रिपोर्ट कर सकते हो कि हमें ये परेशानी है। जी, आप कार्यक्रम में आए और आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, अपने बारे में बताया कि किस तरह से आपने जो देश के लिए सेवा की है, उसमें कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज कार्यक्रम में हमने मुलाकात की सूबेदार मेजर जीवन राम वर्मा से। हमने जाना कि किस तरह से उन्होंने देश के लिए अपना जीवन समर्पित किया। आज कार्यक्रम में बस इतना ही। एक नए वीर और वीर गाथा के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।